हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में इन सारे टॉपिक्स को डिफरेंट डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हमने कवर कर लिया है। आज हमें जो टॉपिक कवर करना है उसका नाम है की कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। तो की कंपोनेंट्स बोलिए या पार्ट्स बोलिए, बात एक ही है। तो आज हम लोग जानेंगे कि पीपीएस को किन किन कंपोनेंट्स ने या कौन कौन से पार्ट्स ने मिलकर बनाया है, या तो किन किन चीज़ों से आपका पीपीएस बना है। तो उसको आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। जैसे कंपोनेंट्स मतलब आप ऐसा समझिए, जैसे आपने कभी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, यूपीएस हो गया। तो ये सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। इन सारे चीज़ों से मिलके आपका कंप्यूटर बना है, जैसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमने इन सारे चीज़ों से मिलके आपका कंप्यूटर बना है। तो सेम उसी अंदाज में, उसी टाइप से आप बोल सकते हैं कि पीपीएस किन चीज़ों से मिलके बना है, कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से पार्ट्स से मिलके बना है। तो उसको आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको क्विक समरी दे देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पीपीएस। तो इंट्रोडक्शन टू पीपीएस में ही इन सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन टू पीपीएस में हमने उसका इंट्रोडक्शन, उसका व्हाट इज़ पीपीएस या पीपीएस है क्या, उसके बारे में हमने उसको जाना, डेफिनेशन पार्ट को हमने कवर किया। उसके बाद हमने उसका इम्पोर्टेंस को, रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे इसका हमें इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है, उसको हमने कवर किया। फिर हमने उसका एडवांटेज, एडवांटेज मतलब लाभ, या फिर उसका बेनिफिट्स या क्या फ़ायदा है, उसको हमने जानने का कोशिश किया पीपीएस का। यहाँ पे हमने एडवांटेज को जानने का कोशिश किया। फिर आगे हमने उसके बाद उसका डिसएडवांटेज को जानने का किया कि क्या उसका नुकसान है, क्या उसका मतलब कि डिमेरिट्स है, या फिर उसका आप बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन, चैलेंजेस। तो उसको हमने मतलब कि इसमें कवर किया। फिर आगे हम लोग जाना कि उसका क्या एप्लीकेशन है। देखिए, दुनिया में हर चीज़ का कुछ ना कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कुछ ना कुछ यूजेज होता है। तो उसको हमने इन सारे वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हमने कवर किया। आज हमें जो टॉपिक कवर करना है वो है की कंपोनेंट्स। आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स पीपीएस का, पीपीएस को निर्माण करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन से कंपोनेंट्स आपका मतलब कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है पीपीएस के लिए। देखिए, यहाँ पे टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। देयर आर फॉलोइंग की कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इन सारे 7 पॉइंट्स या इन सारे कंपोनेंट्स या पार्ट्स के द्वारा आपका पीपीएस का निर्माण हुआ है। जैसे आप बोल सकते हैं, सबसे पहले देखिए, पीपीएस पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉब्लम होना चाहिए। तो प्रॉब्लम भी एक टाइप से आप बोल सकते हैं कि वो उसका पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है। क्योंकि बिना प्रॉब्लम का आप मतलब कि हल किसको करिएगा, सॉल्व किसको करिएगा। तो सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है कि आपके पास प्रॉब्लम होना चाहिए। तो प्रॉब्लम मतलब कि पीपीएस में, जैसे यहाँ पे इस सब्जेक्ट का नाम ही देखिए कि 3 वर्ड से ये मिलकर बना है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम होगा, उसको कोई प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग के द्वारा सॉल्व करने का कोशिश करेगा। ये मतलब कि पीपीएस का आप बोल सकते हैं कि एक सारांश है, या मतलब कि शॉर्ट टर्म में आप इसको समझ सकते हैं। पीपीएस का मतलब क्या है कि कोई प्रोग्रामर कोई प्रॉब्लम को मतलब प्रोग्रामिंग के द्वारा सॉल्व करने का कोशिश करेगा। तो सबसे पहला चीज़ तो देखिए आपके पास क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम एक पार्ट्स है। फिर उस प्रॉब्लम को हम लोग बहुत सारे एल्गोरिदम्स के माध्यम से, जो हमारे मतलब किसके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्वीटेबल मतलब कि आपका एल्गोरिदम्स होगा उसको हम लोग यूज करेंगे, और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। फिर मान के चलिए कि जब आप उस एल्गोरिदम को सॉल्व करिएगा तो उस समय आपको हो सकता है कि आपको बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स का रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर के दुनिया में जब आप मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स या तो फिर आप बहुत सारे डेटा के साथ आप जब डील करिएगा, क्योंकि जब आप कोडिंग करिएगा तो कोडिंग करने के टाइम में जो आप लैंग्वेज लिखिएगा, तो देखिए कंप्यूटर के दुनिया में चीज़ों को रन करने के लिए एक्चुअल में कुछ मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है या डेटा स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होता है। तो उन सारे चीज़ों को हम लोग डील कहाँ करेंगे, इस डेटा स्ट्रक्चर वाले पार्ट्स में। तो ये उसका एक कंपोनेंट्स है जो आपको ये हेल्प करेगा कि पीपीएस एक्चुअल में जब पूरा कंप्लीट, जब हम लोग पीपीएस के ऊपर काम करेंगे तो आपको डेटा स्ट्रक्चर का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपको मतलब कि एज ए आपका ये कंपोनेंट्स की तरह मतलब कि यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो देखिए, एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ में अभी नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि मेरे प्लेलिस्ट में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स के नाम से एक मतलब प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें मैंने डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एल्गोरिदम्स क्या है, उसको बहुत अच्छा से मतलब कि समझाया है। तो आप वो वीडियो मतलब कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वो आप उसको थोड़ा सा रेफर कर लीजिएगा, सो दैट कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, प्रोग्रामिंग करते टाइम हमें किन
किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे किस-किस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो सारा चीज़ हम लोग मतलब कि उस वीडियो में मैंने कवर करने का कोशिश किया है, तो आप उसको थोड़ा-सा रेफ़र कर लीजिएगा। उसके बाद एज़ ए प्रोग्रामर, एज़ ए कोडर आपको मतलब कोडिंग करना होगा। देखिए, हर प्रॉब्लम को अल्टीमेटली आपको मतलब कि बाय कोड, जैसे हमारे पास सी है, जावा है, पाइथन है या डिफरेंट-डिफरेंट हमारे पास जो लैंग्वेजेज़ हैं, उसको यूज़ उसका जो सिंटैक्स है, उसका जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए हमें मतलब कि कोडिंग लिखना है। जैसे मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देना चाहता हूँ, सो दैट कि आप इसको विज़ुअलाइज़ कर पाओ। जैसे कि मान चलिए कि आपके पास मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ और वो प्रॉब्लम क्या है? सम ऑफ 2 नंबर, आपको 2 नंबर को जोड़ने का एक प्रॉब्लम मैं असाइन कर रहा हूँ, तो आप उसका एल्गोरिदम इस टाइप से डिज़ाइन करिएगा। एल्गोरिदम्स मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जिसमें आप बताते हैं कि हमें मतलब कि किन स्टेप्स में आगे बढ़ना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम पे। तो और लास्ट में हम लोग यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे यहाँ पे हमने इसका कोडिंग कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम लोग मतलब कि मतलब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम मिला, तो वही चीज़ आपका यहाँ पे था। देखिए, यही चीज़ आपका बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट्स के तौर पे यहाँ पे यूज़ हो रहा है। फिर हमने एल्गोरिदम्स डिज़ाइन किया, यही आपका एल्गोरिदम्स है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ये जो आप देख रहे हैं सेकंड नंबर, ये आपका एल्गोरिदम है। थर्ड नंबर में आप देख रहे हैं ये आपका कोडिंग है। तो इस टाइप से हम लोग मतलब कि पीपीएस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका देखिए, मान चलिए कि आपने जो कोडिंग करा, ज़रूरी नहीं कि वो कोडिंग आपका सही हो, 100% सही हो। उसमें कुछ मतलब कि दिक्कत आ सकती है, तो उसको हम लोग सबसे पहले टेस्ट करते हैं अपने एंड पे, सो दैट कि आगे हम लोग अपने जो क्लाइंट्स हैं, उसको हम लोग हैंडओवर कर पाएँ। तो देखिए, दुनिया में जैसे आप ऐसा समझिए कि जब आप रियल वर्ल्ड में कहीं खाना खाने जाते हैं, तो जो रेस्टोरेंट वगैरह होता है, तो वहाँ पे एक्चुअल में जो मास्टर शेफ़ होते हैं, वो डायरेक्ट आपको खाना नहीं देते हैं। वो पहले अपने एंड पे भी उसको पहले टेस्ट कर लेते हैं कि वाक़ई में सब कुछ सही है कि नहीं। ये जो खाना मैं अगला कस्टमर को जो देने जा रहा हूँ, वो मतलब कि सही है कि नहीं। तो उन सारी चीज़ों को वो पहले अपने एंड पे भी मतलब वो टेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा ही आप बोल सकते हैं कि जब आप कोडिंग करोगे रियल वर्ल्ड में, तो आपको एज़ ए प्रोग्रामर इस बात को ध्यान रखना होगा कि मैंने जो कोडिंग करा है, वो कोडिंग वाक़ई में मतलब कि सही है। वो चीज़ को मैं पहले आपको अपने एंड पे टेस्ट भी करना होगा। तो उसके बाद आप मतलब कि आगे जो अपने क्लाइंट है या टीम हेड को आगे आप हैंडओवर करिएगा। फिर डिबगिंग मतलब होता है कि उसमें जो एरर्स है, उसको हम लोग मतलब कि आइडेंटिफ़ाई करने का कोशिश करेंगे, उसको हम लोग रिमूव करने, ठीक करने का कोशिश करेंगे। फिर ऑप्टिमाइज़ेशन मतलब कि हो गया कि आप जब कोडिंग कर रहे हैं, तो कितने वेरिएबल्स, कितने मेमोरीज़, कितने मतलब रिसोर्सेज़ का आप यूज़ कर रहे हो, उसको आपको मतलब मिनिमम, कम से कम ऑप्टिमाइज़्ड मतलब कोडिंग आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ कर दिया है, या तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा स्टेटमेंट, या तो फिर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपने लाइन या कमांड्स आपने लिख दिया है। तो उन सारी चीज़ों को मतलब यहाँ पे हम लोग ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। फिर लास्ट में हम लोग मतलब कि उसका डॉक्यूमेंटेशन, मतलब उसको कैसे हमें हैंडओवर करना है। कल के डेट में अगर हैंडओवर कर देंगे, तो उसके साथ हम लोग कस्टमर के साथ कैसे मतलब कि लिंक मतलब जुड़े हुए रहेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन मतलब फाइनल, मतलब कि जो मेरा प्रॉब्लम था, उसका हम लोग फाइनल एक डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट टाइप का तैयार करते हैं। तो इन सारे चीज़ों से मिलके आपका पीपीएस बना है। ये सारे पार्ट्स आप बोल सकते हैं जो पीपीएस का निर्माण करते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये 7 पॉइंट्स की कंपोनेंट्स हैं किसका? पीपीएस का। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा-सा और डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, थोड़ा-सा वीडियो लेक्चर लंबा होगा, इसको आप 1.5x या 2x में आप आराम से हेडफ़ोन लगा के देखिए, सुनिए। डेफ़िनेटली इस सब्जेक्ट के पीछे जो कंक्रीट या फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो आपका बिल्डअप होना चाहिए, वो मैं डेफ़िनेटली आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए, एक्चुअल में मुझे जितना इस शब्द को समझाने के लिए जो समय लेना है, वो डेफ़िनेटली मुझे तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक मैं देखिए, एक्चुअल में जो चावल पकता है, तो चावल पकने के लिए जितना समय उसको चाहिए, उतना उसे देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर चावल कच्चा रह जाएगा। तो एक्चुअल में आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं इसको हवा में उड़ा के पार हो जाऊँगा। तो रियली आपको इसके पीछे का जो कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि देखिए आपको एक स्किल यहाँ पे डेवलप करना है। क्योंकि प्रोग्रामर वही एक अच्छा बन पाएगा जो एक्चुअल में इन सारे चीज़ों को, इन सारे जो 7 पॉइंट्स है, उसको जितना बारीक से आप जितना डेप्थ में पढ़िएगा, तभी जाके आपका स्किल डेवलप हो पाएगा। तो एक्चुअल में प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जो आपको डेवलप करना है एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर। या तो फिर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, या तो फिर आप मतलब कि प्रोग्रामिंग के दुनिया में अपने आप को मतलब स्विच करना चाहते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप मतलब कि कोडिंग का काम करना चाहते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा, तभी जाके आपका ये स्किल या पीपीएस का जो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप एक अच्छा कमांड बना पाइएगा। तो
इसीलिए थोड़ा-सा मतलब कि पेशेंस रख के चीज़ों को सुनिए। डेफ़िनेटली मुझे इन इस सब्जेक्ट में जितना कमांड है, मैं वो सारा चीज़ आपके सामने पुट अप करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम डेफ़िनिशन क्या होगा। देखिए, एज़ ए प्रोग्रामर, एज़ ए कोडर सबसे पहला स्टेप आपको प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना होगा, उसका डेफ़िनिशन, उसका एक्चुअल में वो प्रॉब्लम को आपको समझना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम पे हम कैसे आगे मतलब कि प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, प्रॉब्लम को आपको डिफाइन करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मान के चलिए कि एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर, जब आप मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले आपको अपना प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा। आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपके पास प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम ही आपको मतलब कि गाइड करेगा कि मुझे किस तरह से आगे मतलब कि बढ़ना है। क्योंकि देखिए, अगर आपको मैं बोलूँगा कि आप काम करो, तो सीधी-सी बात है, आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर उठेगा ना कि काम क्या करना है? तो काम मतलब कि यहाँ पे जो आपने आपके मन में जो सवाल उठा ना कि काम क्या करना है, तो वही आपका प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ पे मैं प्रॉब्लम के तौर पे क्या दे रहा हूँ? सम ऑफ 2 नंबर। तो ये आपका प्रॉब्लम है। तो अब आप सोचोगे कि मुझे अब इसमें और आगे कैसे बढ़ना है? तो सबसे पहला स्टेप में आपके पास पहला कंपोनेंट्स के तौर पे आपके पास कौन आता है? आपका प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और उसमें हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स। तो देखिए, अगर आप मान के चलिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत अच्छा से मतलब कि डिफाइन करते हैं, उसको समझते हैं, तो आप यही फर्स्ट स्टेप में डिसाइड कर पाओगे कि मुझे किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है, कौन कौन से चीज़ें मतलब कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम में ज़रूरत पड़ने वाला है। जैसे मान चलिए कि आपके सामने पहाड़ चढ़ना अगर एक प्रॉब्लम है, तो पहाड़ चढ़ना एक अगर प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर आपके मन में मतलब कि आ गया होगा कि पहाड़ चढ़ने के टाइम में मुझे किन-किन चीज़ों को मतलब कि अपने साथ लेके जाना है। तो वो जो रिक्वायरमेंट है, वो जो मेरे ज़रूरत का चीज़ें हैं, तो वो सारा चीज़ मतलब कि आप फर्स्ट स्टेप में ही डिसाइड कर पाओगे कि मुझे क्या किन-किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर आपका आप प्रॉब्लम को बहुत अच्छा से समझ पाते हैं, उसका अगर आप उसको बहुत अच्छा से डिफाइन करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका जैसे मैंने कहीं पे एक पढ़ा था कि अगर आपका मतलब कि प्रॉब्लम का जो प्लानिंग है, अगर उसका मतलब कि प्लानिंग अगर मतलब कि इतना बढ़िया हो कि उसको अगर मान चलिए कि अगर आपने प्लानिंग को, प्रॉब्लम को समझने के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर मेहनत कर दिया, तो डेफ़िनेटली जान लीजिए कि आपका प्रॉब्लम 60% सॉल्व हो गया। जैसे कि अगर आपको सामने मान चलिए कि 2 नंबर को जोड़ने का या तो रियल वर्ल्ड में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम अगर आपके सामने आता है, तो उसके ऊपर अगर आपने मान चलिए कि बहुत अच्छा उसको समझा, उसके जो मतलब कि उसके पीछे जो बेसिक या तो वो जो कुछ भी बोलना चाहता है, उसको अगर आपने जितना बारीकी से समझा है, तो डेफ़िनेटली जान लीजिए कि आपने 60% अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। बस आपको 40% उसके ऊपर आपको पेपर वर्क या तो आगे जो काम है वो करना होगा। क्योंकि आप अगर मान के चलिए कि प्लानिंग अगर किसी भी प्रॉब्लम का वीक रहा, तो लिख लीजिए कि आप उसमें आगे जाके फँसने वाले हैं। तो जितना आप मतलब कि फर्स्ट स्टेप में या तो प्रॉब्लम डेफिनिशन वाला पार्ट्स में आप चीज़ों को मतलब समझिएगा, आगे जाके डेफ़िनेटली आपको वो और मतलब कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो आपको हेल्प करेगा। तो ये इसी चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप में जो आप प्रॉब्लम को समझ के जो उसको आप डिफाइन करोगे ना, तो वही स्टेप में आपको मतलब कि पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मुझे किन-किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट्स पड़ने वाला है, कौन-कौन से कंस्ट्रेंट्स का ज़रूरत मुझे पड़ने वाला है, या तो उसका आउटपुट या आउटकम्स मतलब कि किस टाइप का रहने वाला है। तो उन सारे चीज़ों को आप मतलब कि प्रॉब्लम डेफिनेशन वाले स्टेप में ही मतलब कि आप मतलब डिसाइड कर पाओगे। तो देखिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए आपके पास प्रॉब्लम होना बहुत ज़रूरी है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि देखिए आपके पास प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर करोगे क्या? मतलब देखिए, दुनिया में हर चीज़ को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तभी तो आप उसके ऊपर काम कर पाइएगा। तो आपके पास एक प्रॉब्लम है, तो उसका प्रॉब्लम का इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए, अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हेल्प्स टू डिजाइनिंग एन इफेक्टिव सॉल्यूशन and reduce the chance of error और मिसइंटरप्रिटेशन ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो मान के चलिए कि आपने अपना प्रॉब्लम को बहुत अच्छा से समझा है, उसको बहुत अच्छा से मतलब कि डिफाइन करा है, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में अगर लिखा है, उसके रिक्वायरमेंट्स, कंस्ट्रेंट्स या डिजायर्ड आउटकम्स के ऊपर आपने मतलब जितने भी संभावना है, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपने अगर मतलब कि सोच के अपने विचार्स को रखा है, तो डेफिनेटली आप मतलब कि देखिए आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर आपका प्रॉब्लम वेल स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड, वेल
प्लान्ड है तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन करने के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको जब आप सॉल्यूशन पार्ट में जाइएगा तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आएगा आप अपने प्रॉब्लम्स को इफेक्टिव तरीक़ा से सॉल्व कर पाइएगा। जो भी एरर्स वगैरह आएगा उसको आप रिड्यूस कर पाइएगा, वो आपको कम भटकाएगा। देखिए इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है कि वो जो आपको मतलब कि जो आप जिस दिशा में आगे बढ़िएगा वो आपको मतलब कि कम भटकाएगा, वो आपको मतलब कि मतलब आप उसमें मतलब कि आगे जो बढ़िएगा आप उसका जब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे जब मतलब आगे जब बढ़िएगा तो आपको ये मतलब कि पूरा आपको ये मतलब कि एक मतलब कम भटकाएगा, वही चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए आपके पास एक अच्छा प्रॉब्लम होना चाहिए, उस प्रॉब्लम को आपको अच्छा से उसको डिफाइन करना होगा, समझना होगा, सो दैट कि आगे आप इसके ऊपर बहुत अच्छा सा काम कर पाइएगा। तो देखिए देखिए हमने फर्स्ट टूल्स नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, हमने इसका कंपोनेंट्स बोल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे ये जाना कि आपके पास प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम को हमें सबसे पहले अच्छा से समझना है, उसके रिक्वायरमेंट्स को समझना है, उसको बहुत अच्छा से वेल स्ट्रक्चर्ड में डिफाइन करना है, सो दैट्स कि हम उसके ऊपर इफेक्टिव तरीक़ा से सॉल्यूशन मतलब कि खोज पाएँ, और जो भी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे जो भी हमें मतलब कि एरर्स या मिस इंटरप्रिटेशन है उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएँ। तो यहाँ पे आई होप आप मतलब कि ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पॉइंट्स को समझने का कोशिश करिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपका प्रॉब्लम जब डिफाइन हो गया तो डिफाइन होने के बाद उसके ऊपर आपको डेफिनेटली काम करना होगा कि मेरा स्टेप कैसा रहेगा। तो एल्गोरिदम्स मतलब होता है कि आपका मेथड तरीका, आपका स्टेप बाय स्टेप आप प्लान करोगे, एल्गोरिदम डिजाइन करोगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा स्टेप कैसा रहेगा। देखिए एल्गोरिदम्स मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देखिए यहाँ पे लिखा गया है, डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप प्लान और एल्गोरिदम दैट आउटलाइंस हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा उसके ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप एक प्लानिंग जो लिख रहे हो ना। देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज करा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉब्लम है आपने बहुत अच्छा से प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा, और क्या प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छा से आपने यहाँ पे मतलब कि लिख दिया। अब उसके बाद देखिए इस प्रॉब्लम के ऊपर हमने एल्गोरिदम यहाँ पे डिजाइन किया है। देखिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपका क्या है कि आपका काम को कैसे आगे बढ़ाना है, प्रोसीजर है वो। तो यही चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। अब आगे और समझने की कोशिश करिए कि एल्गोरिदम्स मतलब होता है कि आपका तरीका क्या रहने वाला है, आपका मेथड, आपका प्रोसीजर क्या रहने वाला है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम पे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे एल्गोरिदम्स बोला जा रहा है। दिस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क एंड डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने काम को, जो आपका जो बड़ा प्रॉब्लम्स था उसको आप मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स में आप ब्रेक कर पाओगे, उसको मैनेज कर पाओगे, और आप उसको सीक्वेंस में ऑपरेशन कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, ऑपरेट कर पाओगे। तो यही फ़ायदा है आपका एल्गोरिदम डिजाइन करने का। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस के तौर पे क्या लिखा गया है कि अ गुड एल्गोरिदम इंश्योर्स that the solution is efficient, logical and can be easily translate into code। देखिए आगे जाके एक्चुअल में हम लोग इसको, ये आपका एल्गोरिदम्स है, ये आपका कोडिंग नहीं है, इसको हम लोग फिर से आगे जाके देखिए अगर आपका एल्गोरिदम्स बहुत अच्छा से डिजाइंड है तो कोई भी प्रोग्रामर इस एल्गोरिदम्स को देख के इसको आगे कन्वर्ट कर सकता है कोडिंग पार्ट में, क्योंकि एक्चुअल में हमें कोडिंग करना है। तो डायरेक्ट हम लोग कोडिंग नहीं करते हैं, हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग कोडिंग करते हैं। तो अगर आपका एल्गोरिदम बहुत अच्छा से डिजाइंड है, वेल प्लान्ड है, तो हम लोग इसके ऊपर बहुत अच्छा कोडिंग कर पाएंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स के माध्यम से हम लोग पीपीएस का क्या करते हैं, प्रॉब्लम को हम लोग डिफाइन करते हैं, समझते हैं। और सेकंड स्टेप का ये जो कंपोनेंट्स है एल्गोरिदम्स, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का प्रोसीजर, हम लोग का प्लान कैसा रहेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे मतलब कि डिसाइड करते हैं। फिर आगे देखिए थर्ड स्टेप में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को मतलब कि एज ए कंपोनेंट्स यूज करते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है कि आपने एल्गोरिदम डिजाइन कर लिया, उसके बाद आपके पास एक चैलेंज रहेगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम पे हमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर को हमें यूज करना चाहिए, सो दैट कि मेरा
मतलब कि आगे जो प्रोग्राम या कोडिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो बेहतर मतलब कि हो पाए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर आपने कभी पढ़ा है या सुना होगा, हम लोग एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, इन सारे डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग एज ए प्रोग्रामिंग या कोडिंग के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं। तो एक्चुअल में इतना सारा चीज़ को अभी आपको पढ़ना नहीं है, जनरली हम लोग सी के ऊपर यहाँ पे काम करेंगे। तो सी में बस आपको एरे वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग ऐसा समझिए कि जब आप कोडिंग करिएगा, देखिए आपको मैं थोड़ा सा इसको समझा देना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे देखिए जो num1 है, num2 है, फिर आपका सम वेरिएबल है, ये सारे क्या है यहाँ पे मतलब कि एक टाइप से आप बोल सकते हैं कि वेरिएबल्स हैं। तो इन सारे वेरिएबल्स को कुछ मेमोरी, कुछ जो स्ट्रक्चर मतलब क्या है, एक ऐसा बर्तन जो कंप्यूटर की दुनिया में एक मेमोरी जो इन सारे चीज़ों को होल्ड करेगा, जो इनको मतलब कि मेमोरी प्रोवाइड करेगा सो दैट कि ये एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो डेटा स्ट्रक्चर आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा को रखने के लिए हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि आप ये जो कोडिंग करिएगा, जैसे आपको मान के चलिए कि दुनिया में आप कुछ भी काम करते हैं, तो उस काम को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है, सो दैट कि आप उस स्पेस में जाके आप अपने काम को कर पाते हैं। मान चलिए कि आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए देखिएगा कि आपके पास स्पेस अगर नहीं रहेगा तो आप घर बनाइएगा कहाँ? तो सेम उसी टाइप से बोल रहे हैं कि अगर एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर जब आप कोडिंग करिएगा, तो कोडिंग करने सीधी सी बात है, आप कंप्यूटर पे कोडिंग करिएगा, सिस्टम पे कोडिंग करिएगा, लेकिन वो सिस्टम में जब आप कोडिंग करिएगा तो वो उन सारे कोड को, ये जो यहाँ पे हम लोग जो टोकन्स या कीवर्ड्स या जो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, इनको मतलब कि कोई तो मेमोरी प्रोवाइड करेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इसी चीज़ को मतलब कि आपका डेटा स्ट्रक्चर मतलब हैंडल करने में आपको हेल्प करता है। तो देखिए यहाँ चीज़ वही चीज़ को लिखा गया है, टू स्टोर एंड मैनेज डेटा इफिशिएंटली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग जब करते हैं ना, तो चीज़ों को आपको मतलब कि स्टोर करना हो, मैनेज करना हो, क्योंकि आप यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वो आपका सब क्या है, डेटा है। तो इस डेटा को कंप्यूटर के दुनिया में कंप्यूटर इसको कैसे मैनेज करता है, तो वो डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से अपने इन सारे चीज़ों को वो मैनेज करता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए आप मान के चलिए कि यहाँ पे सपोज दैट ये पेज जो खुला है ना, एक्चुअल में इस पेज को भी कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर मैनेज कर रहा है, तब जाके ये पेज सामने आपके सामने ये खुला हुआ है। तो कोडिंग जब आप करिएगा, चाहे मतलब कि टर्बो सी प्लस प्लस में या जुपिटर पे कहीं पे भी आप कोडिंग करिएगा, तो वहाँ पे आप मतलब कि ऑन द स्पॉट आप जो कुछ भी टाइपिंग करते हैं ना, तो उन सारे टाइपिंग को मैनेज करना हो, चाहे आपको कभी उसको सेव करके रखना हो, तो उन सारे चीज़ों को आपका मैनेज कौन करता है, डेटा स्ट्रक्चर ही मैनेज करता है। तो आपका जो प्रोग्राम आप रन करिएगा, चाहे फिर आप उसको मतलब कि फ्यूचर में कभी मतलब यूज करिएगा, मतलब सेव करके रखना है, चाहे फिर उसके वेरिएबल्स को चेंज करना है, आप किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन या जो आप मतलब कि स्टेटमेंट वगैरह लिखते हो, सारे चीज़ों को यूज मतलब कि मैनेज कौन करता है, आपका डेटा स्ट्रक्चर। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये ना हो, ये कंपोनेंट्स या ये पार्ट्स अगर पीपीएस में ना हो, तो देखिए आपको मतलब कि किन किन चीज़ों का प्रॉब्लम्स आ सकता है वो आपको पता चल गया होगा। देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, efficient data structure are crucial for optimizing performance, reducing memory uses and ensuring that the program runs smoothly। अगर आपके पास डेटा स्ट्रक्चर होगा, जैसे मान के चलिए कि आपको मान चलिए कि एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है, मान चलिए कि आपको एक पार्टी जिसमें 100 लोग आके आपके घर में खाना खाएंगे, आपके पास अगर स्पेस नहीं होगा तो डेफिनेटली आप मतलब कि चीज़ों को उतना अच्छा से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाइएगा। तो सेम ऐसा ही आप समझिए कि कंप्यूटर की दुनिया में एक कंप्यूटर, उसको जब मतलब कि डेटा मिलता है, तो उस डेटा को देखिए वो मतलब कि जो मेमोरी का यूजेज है, वो अपने साइड से कैसे मतलब कि उसको यूज करेगा कि वो मतलब उस प्रोग्राम को स्मूथली रन करवा सके। तो एक्चुअल में वो जो कर पा रहा है ना, वो डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से कर पा रहा है। तो देखिए जब आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं मतलब कि किसी भी आईडी पे, तो वो एक्चुअल में जो कुछ भी आप कर पा रहे हैं उन चीज़ों को बैकग्राउंड में मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसके बैकग्राउंड्स में आपका डेटा स्ट्रक्चर ही उन सारे चीज़ों को, टोकन्स, वेरिएबल्स या फिर आपका कीवर्ड्स, या तो वो जो हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन वगैरह जो कुछ भी लिखते हैं, उन सारे चीज़ों को बैकग्राउंड्स में कौन मैनेज करता है, डेटा स्ट्रक्चर ही मैनेज करता है। तो आई होप ये आपको थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे समझने का कोशिश करते हैं कोडिंग। देखिए आपको आपका मान चलिए कि आपने फर्स्ट स्टेप में आपके पास प्रॉब्लम था,
प्रॉब्लम को आपने एल्गोरिदम में मतलब कन्वर्ट कर दिया, फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर ये हेल्प किया कि आप उसमें कौन-कौन से आपके पास जो डेटा आएँगे उसको आप कैसे मतलब कि कंप्यूटर की दुनिया में आप उसको कैसे मतलब कि मैनेज करिएगा। फिर आपका 4th स्टेप में क्या हो गया कि आप एक्चुअल में मतलब कि कोडिंग करिएगा किसी भी मतलब की जो आईडी है। देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग यहाँ पे हैं अभी कोडिंग पार्ट में देखिए एक्चुअल में ये पाइथन के ऊपर कोडिंग किया गया है कि 2 नंबर को हम लोग मतलब कि असाइन किए मतलब कि उसके बाद यहाँ पे दोनों को जोड़े और यहाँ पे हम लोग उसको प्रिंट करा दिया तो आउटपुट मेरा 30 आया। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हमने पाइथन के ऊपर यहाँ पे कोडिंग करा है, तो यही एक्चुअल में 2 नंबर को जोड़ने का क्या था सॉल्यूशन था। तो अब मतलब कि हम लोग 3rd स्टेप में हमने इसका कोडिंग पार्ट को कर लिया है। तो आई होप मतलब कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो कोडिंग में हम लोग करते क्या हैं, कोडिंग आपका एक ऐसा पीपीएस का कंपोनेंट है जिसके हेल्प से आप क्या कर पाते हैं, राइटिंग द एक्चुअल कोड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिदम। आपके पास जो एल्गोरिदम था, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को आपने किस में कन्वर्ट किया, एल्गोरिदम में। अब इस एल्गोरिदम्स को भी हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, कोडिंग में। तो इस एल्गोरिदम को इस कोड में जो कन्वर्ट किए ना, इसके बीच में आपका एक मतलब कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक बीच में एक आईडी यूज किया है जिसके ऊपर हमने ये टाइपिंग करके ये कोड को लिखा है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि एल्गोरिदम से कोडिंग में कन्वर्ट करना मतलब कि आपका ये स्टेप आपको हेल्प करता है। तो एक्चुअल में ये जो कंपोनेंट्स है, जो कोडिंग वाला पार्ट्स है, उसमें हम लोग करते क्या है कि एल्गोरिथम्स को हम लोग कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि लिखते हैं, राइट करते हैं। तो वही चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये कोडिंग पार्ट में देखिए वही चीज़ को लिखा गया है। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग द राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉलोइंग कोडिंग्स standards and ensuring that the code is रीडेबल एंड मेंटेनेबल। मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए अगर आपको मान चलिए कोडिंग पार्ट में आके डिसाइड करना होगा कि कौन सा लैंग्वेज या कौन सा मतलब कि मतलब कि स्टैंडर्ड कोड या मतलब कि कैसा मेरा कोडिंग का रीडेबिलिटी होगा, उसको कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, वो सारा चीज़ मतलब कि आप इस कोडिंग पार्ट में आके मतलब कि कर पाते हैं। तो ये कोडिंग भी आपका एक ऐसा कंपोनेंट्स है पीपीएस का जिसके हेल्प से आप मतलब कि कोड को एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो सिंटेक्स है, जो उसके भाषा है, उसके अनुसार आप चीज़ों को लिख पाते हैं। क्योंकि एक्चुअल में आपको एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर आपको मतलब कि कोड लिखना है और उस कोड को आगे जाके हम लोग कंपाइल और रन करने के बाद फाइनल हम लोग उसको सॉफ्टवेयर में एक्सई फाइल में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। फिर आगे जाके उसको हम लोग फिर हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करके एक सॉफ्टवेयर में मतलब कि कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, सो दैट कि उसके बाद जैसे आप मान चले कि यहाँ पे हमें वर्ड का मतलब कि एक्चुअल में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये एक्चुअल में एमएस वर्ड पे हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये एमएस वर्ड एक्चुअल में एक आपका सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर बना कैसे होगा, प्रॉपर एक कोडिंग के द्वारा बना होगा, उसके पीछे एक भाषा लिखा होगा। और एक्चुअल में मैं चला किसमें रहा हूँ, कंप्यूटर एक मतलब कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्चुअल में इस स्टेप पे आके आप मतलब कि कोडिंग करते हो कि कोड मुझे कैसे लिखना है, तो वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे आके करते हैं। मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या रहेगा उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि दिस क्वालिटी ऑफ द कोड डिटरमाइंस द प्रोग्राम्स फंक्शनलिटी परफॉर्मेंस एंड इज ऑफ मेंटेनेंस। तो आप ऐसा बोल सकते हैं मेंटेनेंस। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ऐसे मतलब कि कोडर यहाँ पे डिटरमाइंस करोगे प्रोग्राम को कि उसका कैसा फंक्शनैलिटी रहेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, उसका मेंटेनेंस कैसा रहेगा, मतलब कि मतलब ईज़ी टू मेंटेनेंस आप ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो मेरा जो मेंटेनेंस कैसा रहेगा, मतलब कि मेरा जो कोडिंग कैसे काम करेगा, उसका फंक्शनैलिटी कैसा रहेगा, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, उन सारी चीज़ों को भी आप यहाँ पे इस टूल कोडिंग वाला जो मतलब कि टूल आप बोल सकते हैं, या तो फिर इसको जनरली अभी हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं या पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग इसको पार्ट्स या कंपोनेंट्स ही बोलेंगे। तो ये जो कंपोनेंट्स या पार्ट्स है आपको मतलब कि कोड को लिखने में और वो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, उसको हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, उन सारे चीज़ों के लिए आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या रहेगा, उन सारे चीज़ों के लिए आपको मतलब कि ये हेल्प करता है। फिर आगे जाके देखिए, फिर हम लोग 5th नंबर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्टिंग और डिबगिंग करते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए 2 नंबर को जोड़ने का जो प्रोग्राम था उसके ऊपर आपने एल्गोरिदम डिजाइन करा और उस एल्गोरिदम्स को आपने कोड में कन्वर्ट किया। नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कोडिंग करा है वो 100% सही हो, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। हो सकता है कि
ये जो मैंने कोडिंग करा है, वो मैंने वैल्यू यहाँ पे अपने मन से असाइन किया है। और मान के चलिए कि इसमें अगर यूज़र अपने एंड से मान के चलिए कि वैल्यू अगर असाइन करना चाहता है, तो फिर ये प्रोग्राम सही नहीं है। इसके लिए हमें इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हुए मतलब कि यूज़र मतलब कि नंबर इंटर कर पाए, उसके लिए फिर हमें अलग कोडिंग करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते क्या है, इस स्टेप में आके आपने जो कोडिंग करा है वो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। तो यहाँ पे आके हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। उसमें किसी टाइप का कोई एरर तो नहीं है, किसी टाइप का मतलब कि वो उसका जो हम लोग मतलब कि वो कितना करेक्ट है उसको हम लोग मतलब यहाँ पे टेस्ट करने का कोशिश करते हैं। तो टेस्टिंग देखिए यहाँ पे लिखा गया है, टेस्टिंग द कोड टू इंश्योर दैट इट वर्क्स करेक्टली एंड मीट्स द प्रॉब्लम्स रिक्वायरमेंट। आपका जो रिक्वायरमेंट था उसको क्या वो फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं, आपका कोड जो करें मतलब कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, उसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं। क्योंकि आपने कोडिंग करा और वो प्रॉपरली वर्क कर ही नहीं रहा है, या तो आपने जिस आउटपुट को ध्यान रखते हुए आपने जो कोडिंग करा है उस आउटपुट को वो रिक्वायर मतलब फुलफिल कर ही नहीं पा रहा है। तो उन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आके मतलब कि इस टेस्टिंग कंपोनेंट्स या पार्ट्स के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करने का कोशिश करते हैं। फिर डिबगिंग मतलब क्या होता है, डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग इन दी एरर्स। एरर्स को हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो कोड कोड में जो एरर होता है, इसको मैं अपने शब्दों में आपको समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअल में डिबगिंग मतलब क्या होता है ना, कि जो कोड में आपका जो एरर होता है उसको हम लोग फिक्स करने का कोशिश करते हैं, उसको मतलब रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं, उसको हम लोग हटाने का कोशिश करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं, सो दैट कि इसका जो इफिशियंसी है हम लोग कोड को करेक्ट कर पाए और एक्चुअल में प्रोग्राम मेरा सही रन कर पाए। तो आई होप मतलब कि ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये कंपोनेंट्स अगर आता है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि इससे हम लोग मतलब चीज़ों को टेस्ट कर पाएंगे, डिबगिंग कर पाएंगे, और जो मतलब कि इसेंशियल टू डिलीवर अ रिलायबल एंड एरर फ्री सॉल्यूशन। तो अगर मान के चले कि अगर आप देखिए सीधी सी बात है कि क्लाइंट को मान चले कि अगर आपको खाना प्रोवाइड करना है, तो आप खाना क्लाइंट मतलब कि आपको गाली सुनाए उससे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने एंड पे उसको पहले टेस्ट कर लीजिए और उसको उसके बाद अगला को आप खाना दीजिए। तो डेफिनेटली मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स आएगा उसको आपने अपने एंड पे पहले सॉल्व कर लेना, उसके बाद अगला को खाना दीजिए। तो हो सकता है कि उसमें आपका जो अगला जो कस्टमर आपके जो खाना खाएगा वो आपसे सेटिस्फाइड होगा। तो सेम उसी टाइप से जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, जब आप कोडिंग करोगे, तो कोड को अपने एंड पे आपको टेस्ट करना है, उसके जो एरर्स हैं उसको पहले आपको सॉल्व कर लेना है, तब जाके अगला को देना है। तो इससे क्या होगा कि अगला को एक एरर फ्री, एक रिलायबल मतलब विश्वसनीय और मतलब कि जो जो भी प्रॉब्लम रहित मतलब कि एरर फ्री सॉल्यूशन अगला को मिल पाएगा। तो इन सारे चीज़ों का ध्यान हम लोग मतलब कि इस कंपोनेंट्स या टूल्स मतलब कि कंपोनेंट्स या पार्ट्स के माध्यम से हम लोग मतलब इंश्योर करने का कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको ये फिफ्थ पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग अगला जो मेरे क्लाइंट या कस्टमर है उसको हम लोग डायरेक्ट मतलब अपना प्रोडक्ट्स को डिलीवर नहीं करते हैं। अपने एंड पे पहले उसको लोग टेस्ट करते हैं, जांचते हैं कि वाकई में ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगला को देने लायक है कि नहीं है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उन सारे चीज़ों को पहले हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद अपने क्लाइंट्स को हम लोग हैंड ओवर करते हैं। तो इन सारे मतलब की चीज़ों को ये टेस्टिंग और डिबगिंग कंपोनेंट्स या पार्ट्स के द्वारा हम लोग पीपीएस में इन सारे चीज़ों को हम लोग कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये फिफ्थ पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सिक्स पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इम्प्रूविंग द कोड एंड एल्गोरिदम टू इन्हांस परफॉर्मेंस, रिड्यूस रिसोर्स कंजप्शन एंड इंश्योर स्केलेबिलिटी। मतलब कि देखिए आप जब कोडिंग कर रहे होंगे ना, जैसे यहाँ पे आप देखिए जब आप यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये जो आप वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं ना, आप रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। आप मतलब कि मतलब जैसे देखिए आप मान चलिए कोई भी काम करिएगा, जैसे आप मान चलिए आपको खाना ही बनाना है, तो खाना बनाने के लिए अगर आपको मैं बोल दूं कि आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए आप मतलब कि चावल लीजिएगा, सब्जी लीजिएगा, मार्केट से हो सकता है कि मसाला वगैरह लीजिएगा, तो आपको बहुत सारे रिसोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, बहुत सारे चीज़ों का जरूरत पड़ेगा। तो वो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसी को आप रिसोर्स बोलिए। तो मान के चलिए कि जब आप कोडिंग करिएगा ना, तो कोडिंग करने के टाइम हो सकता है कि आपको वेरिएबल्स का रिक्वायरमेंट हो, फिर डेटा स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट हो सकता है कीवर्ड्स का रिक्वायरमेंट हो। तो इन सारे चीज़ों को जब आप यूज करके जब आप कोडिंग पूरा कर दीजिएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोड आपका ऑप्टिमाइज हो। तो वो कोड हो सकता है कि आपने दो वेरिएबल से काम चल जाता था, आपने ज़बरदस्ती तीन वेरिएबल यूज कर दिया, तो आपका कोड ऑप्टिमाइज नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आके करते क्या है कि आपने जो रिसोर्सेस यूज किया है
उसको हम लोग मतलब कि यहाँ पे इंश्योर करने का कोशिश करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करने का कोशिश करते हैं कि वो वाक़ई में मतलब कि कम से कम और मिनिमम यूज़ हुआ है कि नहीं। तो ऑप्टिमाइज़ेशन मतलब होता है कि आपका कोड को कम से कम या तो जितना रिक्वायरमेंट है बस उतना वो यूज़ हुआ है कि नहीं, उसको हम लोग इंश्योर करने का कोशिश करते हैं। तो जो मेरा रिसोर्स का जो कंज़प्शन है उसको आपको मिनिमम रखना है, और वो कितना स्केलेबल है मतलब कि उसको हम लोग आगे कितना देखिए कम। आजकल आदमी को आप देखिएगा कि जनरली आप सुनिएगा कि हमको कम खर्चा में अच्छा सामान चाहिए। तो यहाँ पे हमको जो मेरा कॉस्ट है, जो प्रोग्रामिंग को करने के टाइम में मेरा जो खर्चा है उसको हमें कम करना है, लेकिन फ़ायदा हमें ज़्यादा चाहिए। तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि मेरा जो स्केलेबिलिटी है वो मेरा ज़्यादा हो, लेकिन मेरा रिसोर्स का कंज़प्शन को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे और परफॉर्मेंस को हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यही ये सारा चीज़ हम लोग ऑप्टिमाइज़ेशन में आके करते हैं। देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ऑप्टिमाइज़ेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट, फास्टर एग्जीक्यूशन एंड बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट। क्योंकि आप एक्चुअल में कंप्यूटर की दुनिया में जब एज़ ए प्रोग्रामर, एज़ ए कोडर आप मतलब जब कोडिंग करिएगा, तो आप रिसोर्स को ही यूज़ कर रहे होंगे। आप मान के चलिए कि वेरिएबल्स, डेटा स्ट्रक्चर, कीवर्ड्स, या तो आप मतलब कि आईडी, अब जो कुछ भी मतलब कि प्रोग्रामिंग के टाइम में आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप मान के चलिए कि पावर हो, कंपाइलेशन टाइम हो, फिर आपका मतलब कि आपने देखे आप आगे जाके पढ़िएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो, इन सारे चीज़ों को हमें रिड्यूस करना होता है, कम से कम रखना होता है, सो दैट कि मेरा प्रोग्राम, मेरा जो कोडिंग है, जब वो एक पूरा सॉफ्टवेयर बन जाए, तो वो उसका जो मतलब कि एग्जीक्यूशन है, या तो वो जब काम करे तो वो बहुत अच्छा से काम कर पाए। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है कि हमें जो मेरा, देखिए हम जब कोडिंग करेंगे तो इस बात को हम लोग ध्यान रखते हुए कोडिंग करेंगे कि मेरा जो प्रोग्रामिंग में कम से कम मतलब कि वेरिएबल, कम से कम रिसोर्सेज का यूज हो, कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, कम से कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो। तो उन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे हैंडल करने का कोशिश करते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन मतलब एक लाइन में समझिए कि आपको अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना है, कम से कम चीज़ों को यूज करते हुए आपको एक अच्छा कोड लिखना है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मतलब करते हैं इस ऑप्टिमाइजेशन कंपोनेंट्स या पार्ट्स के माध्यम से। तो आई होप आपको ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्रिएटिंग क्लियर डॉक्यूमेंटेशन फॉर द कोड इंक्लूडिंग कमेंट्स, यूजर गाइड एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। जैसे मान चलिए कि आपने अगर ऑप्टिमाइज खाना पूरा आपका रेडी है, सब कुछ आपने टेस्ट करके उसको ऑप्टिमाइज कर लिया, तो आप अगला को जब हैंड ओवर करिएगा तो उसके लिए देखिए सीधी सी बात है, आपने आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगला को जब आप प्रोवाइड करिएगा तो उसको बताना होगा ना। जैसे आप देखिएगा कभी कोई सामान वगैरह आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आप खरीदते हैं, तो आपको एक यूजर गाइड मिलता है कि आपने जो प्रोडक्ट मतलब कि आपने जो खरीदा है उसको कैसे यूज करना है, उसका एक मैनुअल, एक गाइड आपको मिलता है कि आपको कैसे इसको, इस समाज को मतलब सामान को आपको यूज करना है। तो उसी टाइप से जब आप मान के चलिए कि कोडिंग करके जब आप मतलब कि सॉफ्टवेयर बना लीजिएगा, तो उस सॉफ्टवेयर को अगला जो यूजर है कैसे उसको यूज करेगा, कैसे वो उसको हैंडल करेगा, तो मान के चलिए कि उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे इंश्योर करते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्निकल, अगर कल के डेट में आपने किसी को सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया, तो उसको टेक्निकल कोई सपोर्ट का ज़रूरत होगा, तो उन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से हम लोग उसमें सारे चीज़ों को मेंशन करते हैं कि उसको कैसे यूज करना है। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो टेक्निकल सपोर्ट इस नंबर पर आपको कॉल करना है। तो हम लोग एक पूरा गाइड उसको मतलब प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि उस सॉफ्टवेयर को जब वो यूज़ करे तो उसको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आपने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना लिया, तो अगला को जब मतलब कि कस्टमर को दीजिएगा और वो यूज़ ही नहीं कर पा रहा है उसको अच्छा से, तो आपका सॉफ्टवेयर तो बेकार है। हम लोग को मान चलिए कि अभी व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, तो व्हाट्सएप मान के चलिए कि एक यूज़र सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसको हम लोग इतना स्मूथली, इतना अच्छा से यूज़ कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर का पीछे जो कोडिंग या मतलब कि कोड मतलब कि प्रोग्रामिंग जो काम कर रहा है, वो इतना अच्छा से उसका डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। उसका जब उसका जो यूज़र इंटरफ़ेस है वो इतना अच्छा बनाया गया है कि हम लोग एक एज़ ए कस्टमर, एक एज़ यूज़र उसको हम लोग बहुत अच्छा से यूज़ कर पा रहे हैं। तो उसी टाइप से बोल सकते हैं कि आप जब क्लाइंट या अपने जो स्टैक होल्डर उसको आप जब मतलब कि सॉफ्टवेयर अगला को जब डिलीवर करिएगा, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अगला उसको सही से यूज़ कर पाए। क्योंकि आपको सामान बेच देना मैटर नहीं करता। आपको अगला को सामान जब दीजिएगा, सामान मतलब यहाँ पे आपको जो कोड अगला को, जो सॉफ्टवेयर वाला को दीजिएगा, वो अगला उसको बहुत अच्छा से यूज़ कर पाए। उसके लिए हम लोग पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन, एक पूरा मैनुअल, एक पूरा यूज़र गाइड हम लोग तैयार करते हैं।
और वो चीज़ हम लोग अगला को देते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि गुड डॉक्यूमेंटेशन मेक्स इट ईज़ियर फॉर अदर टू अंडरस्टैंड, मेंटेन एंड एक्सटेंड द कोड इन फ्यूचर। मान के चलिए कि आपने मान देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा गया, आप ये लाइन को आई होप समझ पा रहे होंगे। इससे फ़ायदा होगा क्या कि आप अगला बहुत अच्छा से, जैसे आपने जिसको कोड दिया है, आपका जो क्लाइंट है, आपका जो मतलब कि जो कस्टमर है जिसको आपने कोड दिया है, जो सॉफ्टवेयर आपने दिया है, वो उसको बहुत अच्छा समझ पाएगा, मेंटेन कर पाएगा। और कभी अगर उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंजेस, मॉडिफिकेशन वगैरह चाहिए होगा, जैसे मान चलिए कि मैं आपको सिंपल सा एक सिनेरियो डिस्कस कर देना चाहता हूँ। मान के चलिए कि आपको एक वेबसाइट बनाने का प्रॉब्लम मिला। आपने वेबसाइट आपको आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, आपको ये सब चीज़ PHP वगैरह बहुत अच्छा से आता है। तो इन सारे लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आपने मान चलिए कि बहुत अच्छा वेबसाइट आपने डिज़ाइन कर दिया। तो क्या लगता है कि आप मतलब कि अगला को जब हैंडओवर कर दीजिएगा वेबसाइट, तो फ्यूचर में अगर किसी टाइप का उसको मॉडिफिकेशन या किसी भी टाइप का मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेगा? उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंजेस वगैरह अगर उसको रिक्वायरमेंट होगा, तो उन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एज़ ए डॉक्यूमेंट, एज़ ए मतलब एक पूरा गाइड उसको हम लोग अगला को प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं, सो दैट कि इन फ्यूचर मेरे जो क्लाइंट है जिसको मैंने अपना सॉफ्टवेयर हैंडओवर किया है, उसको किसी भी टाइप का मतलब दिक्कत आएगा तो वो हमसे कांटेक्ट कर पाएगा और चीज़ों को वो सॉर्ट आउट करवा पाएगा। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग मतलब कि यहाँ पे एक गाइड, एक मतलब कि फॉर्मेट में पूरा लिखने का कोशिश करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन उसका पूरा हम लोग यहाँ पे बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जिनसे आपका पीपीएस पूरा रन करता है, या तो इन सारे चीज़ों से मिलकर आपका पीपीएस काम करता है। जैसे आप बोल सकते हैं पीपीएस एक घर है, तो उस घर को बनाने के पीछे इन सारे चीज़ों का ही मतलब कि योगदान है। ये सारे ईंट्स हैं, ब्रिक हैं, जिनसे मिलके आपका पीपीएस बना है। देखिए कि कंपोनेंट्स या पार्ट्स मतलब होता है कि जैसे ईंट, घर जो बना है आपका ईंट से बना है, तो उसी टाइप से आप बोल सकते हैं पीपीएस इन सारे चीज़ों से मिलके बना है। तो आई होप इन सारे 7 पॉइंट्स को मैंने बहुत डिटेल्स में आपको समझाया। थोड़ा आप इसको पैशन के साथ सुन लीजिए, और डेफिनेटली अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए आप मतलब कि तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो बस आपको ये हेडिंग डालना है और ये 7 पॉइंट्स को बस डालिए, क्योंकि एक इंजीनियर को पता है, आप वो एक इंजीनियर आराम से इसको तिल का ताड़ बना के, बढ़ा-चढ़ा के इसको आराम से सेमेस्टर एग्ज़ाम में लिख लेगा। बस आपको नीचे जो मैंने आपको समझाया, इसको बस आपको हेडफ़ोन लगा के सुन लेना है, और बाकी बस आपको ये 7 पॉइंट्स को ही मतलब कि याद करने का कोशिश करना है। क्योंकि एक इंजीनियर को बस अगर ये 7 पॉइंट्स मिल जाए, तो वो उसके लिए तो थ्योरी लिखना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो एज़ ए सेमेस्टर स्टूडेंट बस आपको ये 7 पॉइंट्स याद रखना है। बाकी नीचे का पॉइंट्स उतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इसको बस सुन लीजिए, समझ लीजिए, 2-3 बार अगर इसको देख लीजिएगा तो डेफ़िनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने एक्चुअल में यहाँ पे क्या-क्या समझाया है, या तो क्या-क्या आपको मतलब कि समझाने का कोशिश किया मैंने आपको। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर से आपका ये की कंपोनेंट्स ऑफ पीपीएस आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में किन-किन कंपोनेंट्स या पार्ट्स से मिलके आपका ये पीपीएस काम करता है, या कौन-कौन से की कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स या पार्ट्स पीपीएस के हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।